Hello students, Assalamu alaikum. How are you? My name is Atikur Rahman and today we are going to discuss the second part of chapter number 5, that is Destroying Book by Jesse Square. लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 को रीड आउट किया था और उसका ओवरव्यू भी देखा था ओवरऑल लेसन का। पार्ट फर्स्ट के अंदर जो लास्ट हमने रीडिंग की थी उसको रिकैप करते हैं। स्टार्ट पे हमें वो बताता है कि मिलियंस ऑफ जो बुक्स थी वो बरतानवी लोगों की तरफ से सोल्जर्स को भेजी गई ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक, किताबों को तलफ करना। इसमें लिखा हुआ है स्टार्ट पे उसने बताया कि किताबें भेजी गई आर्मी लोगों को। मोस्टली जो किताबें भेजी गई उसको जब कहते हैं इंस्पेक्ट किया गया तो मैंने देखा कि बहुत सारी किताबें उसमें ऐसी थीं जो बिल्कुल ऑड और अजीब किस्म की थीं, यानी वो किताबें पढ़ने लायक ही नहीं थी, पढ़ने काबिल ही नहीं थी। और वो लोगों ने किताबें भेजी थी आर्मी लोगों को असल में अपनी जान छुड़वाने के लिए। तो राइटर कहते हैं जब उनका इंस्पेक्शन किया गया फिर उसके बाद राइटर ने स्टार्ट पे ये पहली जंग अज़ीम के बाद की सूरत हाल का जिक्र किया थोड़ा सा किताबें भेजने वाला। फिर उसके बाद राइटर ने मूव किया था कि इसी तरह एक दफ़ा मुझे भी जो है ना सूरत हाल का सामना करना पड़ा कि मेरे पास घर में बहुत ज़्यादा किताबें इकट्ठी हो चुकी थी और मुझे नहीं समझ आ रही थी कि इनके साथ मैं क्या करूं। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो इन किताबों को तलफ कर दूं और या फिर इनको एज इट इज़ इस रूम में छोड़ दूं और अपने लिए किसी और जगह पे कमरा जो वो रेंट पे ले लूं। तो राइटर कहते हैं ये दो ऑप्शन थे। पहले वाला ऑप्शन जो मैंने चूज़ किया कि मैं किताबों को जो है निकाल दूँगा कमरे में से, जो अजाफ़ी हैं, जो गैर ज़रूरी किताबें हैं उनको निकाल दूँगा। तो पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से वो प्लान आउट करता है, स्केच आउट करता है अपने प्लान को कि किस तरह से मैंने किताबों को तलब करना है, सोचता है, किताबों को छांटता है, फिर उसके बारे में सोचता है कि तलब करूँ तो करूँ कैसे। मुख्तलिफ आइडियाज़ उसके जहन में आते हैं। वो सोचता है कि क्या नाम उसके पास कोई गैस कुकर होता अगर कोई, तो उसके ऊपर वो किताबों को जला देता या क्या करे। फाइनली उसने डिसाइड किया कि किताबों को इकट्ठा करके एक बैग के अंदर, एक बोरी के अंदर बंद करके इसको बाहर फेंक देता हूँ। और पार्ट 1 की जो लास्ट पैराग्राफ हमने रीड आउट किया था उसमें हमने देखा कि रात का टाइम मिडनाइट वो अपने वो एडवेंचर करता है, किताबें वो उसके अंदर बैग के अंदर डालता है, उसको अपने शोल्डर पे उठाता है और निकल पड़ता है बाहर फेंकने के लिए। आधी रात का वक्त है, सड़क पे चलता जा रहा है और चलते चलते रास्ते में दरिया के पास उसने पहुँचना है जहाँ पर उसने किताबें फेंकनी है पानी के अंदर। चलते चलते रास्ते में एक जगह से जब वो गुजर रहा होता है तो पुलिस वाले से भी उसका सामना होता है, लेकिन वो उसकी इन्वेस्टिगेशन से बच जाता है। लास्ट टाइम जो हमने पैराग्राफ रीड आउट किया था जहाँ से आज हम कंटिन्यू करेंगे रीडिंग, वो यही था कि वो अब मूव कर रहा है दरिया की तरफ और जो पुलिस वाला था उससे भी बचते हुए वो आगे निकल गया है। और लास्ट टाइम हमने रीड आउट की थी आई प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग मोर रैपिड, आई वॉक ऑन अंटिल आई रीच द एम्बैंकमेंट, कि मैं आगे चलता गया लेकिन अपने चलने की स्पीड को थोड़ा नॉर्मल किया, तेज़ नहीं किया ताकि कोई और पास से गुजरने वाला शक ना करे कि रात के इस वक्त कौन सी चीज़ उठाए ले जा रहा है। तो कह रहे मैंने अपनी स्पीड को थोड़ा नॉर्मल किया। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इट वॉज देन दैट ऑल द इम्प्लीकेशंस ऑफ माई एक्ट रिवील देमसेल्व्स, अब मेरे काम के अंदर जो छुपी हुई सारे डर खौफ थे वो जाहिर होना शुरू हो गए थे। आई लीड अगेंस्ट द पारपिट, दरिया के पास पहुंचा और पारपिट जो मंडेर थी यानी फांसी बंद या जो पश्ता लगाया जाता है दरिया के ऊपर, वहाँ तक मैं पहुँचा, उसके ऊपर झुका एंड लुक डाउन इनटू द फेंटली ल्यूमिनस स्विल्स ऑफ द रिवर, और पानी के जो गर्दाब, पानी का जो भंवर बन रहा था चमकदार मध्यम रोशनी के अंदर, उसको देखा। यानी पहुँचा दरिया के ऊपर और झुक के नीचे पानी जो था वो इस तरह से घूम रहा था, स्विल्स कर रहा था पानी। तो उस मझधार को, पानी के उस गर्दाब को उसने देखा। सडनली अचानक आई हर्ड अ स्टेप नियर मी, जब वो देख रहा था नीचे दरिया को झुकते हुए, अचानक पास किसी के कदमों की आवाज़ आई। क्वाइट ऑटोमेटिकली, बिल्कुल बेख्तियारी के साथ, आई स्प्रैंग बैक फ्रॉम वॉल, मैं अचानक से पीछे कूदा दीवार से एंड बिगिन वॉकिंग ऑन विद, और उसके साथ ही मैंने आगे चलना शुरू कर दिया। यानी बैग देखें उसके शोल्डर पे है और वो झुका हुआ है, तो जो ही उसने किसी कदमों की आवाज़ सुनी तो अचानक से वो पीछे हटा और आगे चलना शुरू कर दिया। और आई फर्वेंटली होप्ड एन ईयर ऑफ रूमिनेशन एंड अनकंसर्न, और लाताल्लुकी, अनकंसर्न एंड रूमिनेशन, और सोच विचार के अंदाज में चलना शुरू कर दिया। यानी ये नहीं ताकि जो देखने वाला है उसको लगे कि यार ये वैसे खड़ा था और ये किसी और काम से जा रहा है। तो सोच विचार और लाताल्लुकी के अंदाज में मैंने चलना शुरू कर दिया। द पेडेस्ट्रियन केम बाय मी, वो राहगीर मेरे पास से गुजरा, विदाउट लुकिंग एट मी, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। इट वॉज अ ट्रम्प, ये कोई आवारागर्द बंदा था, हु हैड अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट, जिसके पास सोचने के लिए कुछ और भी था, यानी कुछ और सोच रहा था वो और अपनी सोचों के अंदर मगन वो जा रहा था। एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एस, और कहता है खुद को मैंने बुरा भला कहा, खुद को मैंने गधा कहा। आई स्टॉप्ड अगेन, मैं दोबारा रुक गया। यानी मैं उस बंदे के कदमों की आवाज़ की वजह से डरा था और चलना शुरू कर दिया था, और वो बंदा जो था वो कुछ और सोचता हुआ जा रहा था। मैंने उसको नोटिस ही नहीं किया कि वो क्या कर रहा है, मेरी तरफ देख भी रहा है या नहीं। मैंने खुद को मलामत की और फिर दोबारा से रुका।
नो फॉर इट, अब ये कर ही डालो। आई थॉट, मैंने सोचा। बट जस्ट एज ही वॉज प्रिपेयरिंग टू कास्ट माई बुक्स अपॉन द वाटर, लेकिन जो ही मैं वो किताबें फेंकने ही वाला था पानी की सतह पे, आई हर्ड अनदर स्टेप, मैंने एक और आवाज़ सुनी, अ स्लो एंड मेजर्ड वन, और ये आवाज़ थोड़ी मध्यम थी, आहिस्ता और बड़ी नपी तुली आवाज़ थी। नेक्स्ट थॉट केम लाइक अ ब्लेज ऑफ टेरिबल ब्लू लाइटनिंग अक्रॉस माई ब्रेन, अगला ख्याल फ़ौरन से आसमानी, नीली आसमानी बिजली की तरह अचानक से एक और ख्याल मेरे जहन में आया, व्हाट अबाउट द स्प्लैश, कि जब मैं ये पानी के अंदर फेंकूंगा, स्प्लैश, तो जो ही ये जाके पानी की सरफेस से टच करेंगी तो उस आवाज़ का क्या बनेगा, यानी वो बड़ी आवाज़ आएगी तो कोई मुझे सुनेगा, कोई मुझे देखेगा, क्या कहेगा मेरे बारे में। व्हाट अबाउट स्प्लैश, वो आवाज़ जो आएगी उसका क्या। अ मैन लीनिंग आउट मिडनाइट ओवर द एम्बैंकमेंट वॉल, एक आदमी जो आधी रात के वक्त दरिया के किनारे पर झुका हुआ है, सडन फ्लिंग ऑफ हिज आर्म, और अपने बाजुओं से अचानक किसी चीज़ को झटका देता है, अ ग्रेट स्प्लैश इन द वाटर, और पानी में किसी चीज़ की आवाज़ का पैदा होना, श्योरली एंड नॉट विदाउट रीज़न, यकीनन बिला वजह नहीं, whoever was within sight and hearing, जो भी देखेगा या सुनेगा, and there always seemed to be someone near, और राइटर को हमेशा ये खदशा रहा कि शायद कोई देख रहा है या सुन रहा है, would at once rush at me, जो भी देखेगा या आवाज़ को सुनेगा वो फ़ौरन भागेगा मेरी तरफ, एंड सीज मी, और मुझे पकड़ने की कोशिश करेगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी, और इम्कान है, दे वुड थिंक इफ़ इट वाज अ बेबी, शायद वो ये सोचें कि ये कोई बच्चा था जिसको मैंने दरिया में फेंका। What on earth would be the good of telling a London constable that I had come out into the cold? कहते हैं इंसान किस तरह से, यानी मैं किस तरह से समझा सकता था लंदन कांस्टेबल को अगर वो वहाँ पे आ जाता कि मैं इतनी ठंड के अंदर बाहर निकला था घर से, एंड कम डाउन अलोन टू रिवर, और दरिया पर अकेले आया हूँ, टू गेट रीड ऑफ पैक ऑफ पोइट्री, किताबें फेंकने के लिए। कहते हैं मैं किस तरह से समझा सकता अगर लंदन कांस्टेबल मुझे पकड़ ले कि मैं आधी रात के वक्त इतनी ठंड के अंदर सिर्फ दरिया के ऊपर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं किताबें फेंकना चाहता था। आई कुड आलमोस्ट हीयर हिज ग्रिफ, मुझे यकीनन उसकी भारी आवाज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा, स्नीरिंग लाफ, और उसका जो तंजिया कह कहा होगा उसको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी अगर मैं ऐसा कहूँगा कि मैं किताबें फेंकने के लिए आया था, अब ये सारी चीज़ें वो खुद में सोच रहा है, खुद ही आंसर्स कर रहा है अपनी सोचों का कि मैं क्या किताबें फेंकने के लिए आया था और मैंने किताबें फेंकी हैं, तो वो कह कहा लगाएगा, तंजिया हंसेगा कि आधी रात के वक्त ये काम करना था। यू टेल दैट टू मैरिन्स माई सन, और शायद वो मुझे आगे से ये भी बोले, यू टेल दैट टू मैरिन्स माई सन, मेरे बेटे ये कहानी तुम किसी और को सुनाना, यानी शायद पुलिस वाला मेरे से इस मूड के अंदर बात करे। सो फार आई डू नॉट नो, इसके बाद कहता है याद नहीं मुझे, हाउ लॉन्ग आई स्ट्रेट अप एंड डाउन, कि कितनी देर में इधर उधर घूमता रहा, इंक्रीजिंगली फियरफुल ऑफ बीइंग वॉच, और खौफ मसलसल बढ़ता रहा कि शायद मुझे देख लिया जाए। समनिंग अप माई करेज, अपनी हिम्मत इकट्ठी करता रहा, टू टेक द प्लंग, कि मैं ये काम कर डालूँ, एंड क्वेलिंग फ्रॉम इट एट लास्ट, और एट द लास्ट मोमेंट, और आखिरी लम्हे अपनी इन सोचों से खौफजदा होते हुए, एट लास्ट आई डिड, आखिरकार मैंने कर दिया। इन द मिडल ऑफ चेल्सी ब्रिज, चेल्सी के पुल के दरमियान में देर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेस, गोल गोल पुश्ते थे जो बाहर निकले हुए थे, यानी पुल के बिल्कुल ही साथ कुछ अजाफी जो पुश्ते थे बने हुए थे जो बाहर निकले हुए थे, विद सीट विद इन दैम, और उसके ऊपर बैठने वाली सीटें बनी हुई थी। इन माई एग्नी ऑफ डिसीजन, और फैसले की अजियत में, यानी फैसला करने की जो अजियत थी, तकलीफ, उसके अंदर ही, आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट, मैंने वो किनारा छोड़ा, एंड हेस्टेंड स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज, और वो जो पास साइड में जो चेयर्स लगी हुई थी, बैठने की जगह बनी थी, उनमें से एक कुर्सी की तरफ बढ़ा। When I reached it, I knelt on the seat, जब मैं उसकी तरफ बढ़ा, उसके पास पहुंचा, I knelt on it, और मैं उसके ऊपर झुका, looking over, और झुकते हुए मैंने देखा, I hesitated again, पानी को, जब पानी के swells को देखा, hesitated again, फिर दोबारा से हिचकिचा गया। But I reached the turning point, लेकिन मैं फैसला कुन मरहले पर पहुंच चुका था। What, क्या होगा? I thought savagely, मैंने बड़े वहशियाना अंदाज के अंदर सोचा, यानी मैंने अजीब अंदाज के अंदर सोचा क्या होगा अगर मैं कर भी दूंगा तो। Under the resolute mask that you show your friend, is there really a shrinking and contemptible coward? मैंने खुद सोचा अपने आप, यानी अपने आप को मलामत कर रहा है। Under the resolute mask that you show your friend, कि वो पुरज़म खौल जो अपनी शख्सियत का तुम अपने दोस्तों को दिखाते हो, यानी दोस्तों के साथ शेयर करते हो कि मैं बड़ा पुरज़म और मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसा मैं कर लेता हूँ सारा कुछ, वो पुरज़म खौल जो तुम अपने दोस्तों को दिखाते हो, इज़ देयर रियली अ श्रिंकिंग एंड कंटेम्प्टिबल कवर्ड? उस पुरज़म खौल के पीछे एक बुज़दिल और एक श्रिंकिंग, अपने फैसले से पीछे हट जाने वाला शख्स मौजूद है, यानी अपने आप को मलामत कर रहा है। देखो
तुम्हारे से ये काम नहीं हो रहा, और तुम दोस्तों को तो बड़ा दिखाते हो कि तुम बड़े पुरज़म हो और तुम सारे काम कर लेते हो, हालांकि उस सारे पुरज़म जो खौल है उसके पीछे एक बुज़दिल और फैसला करके पीछे हट जाने वाला शख्स मौजूद है। इफ़ यू फॉलो, अगर तुम अब नाकाम हुए, ये मोनोलॉग है, खुद से बातें कर रहे हैं, अगर तुम अब नाकाम हुए, यू ही मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन, तो तुम दोबारा कभी सर उठा के चलने के काबिल नहीं होंगे। एनी हो बहरल, वट इफ़ यू आर हैंग फॉर इट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपको चाहे इसके लिए फांसी ही चढ़ा दिया जाए। गुड गॉड, मेरे खुदाया, यू वर्म, तुम कितने हकीर आदमी हो, यानी खुद की भी बातें कर रहे हैं खुद के साथ ही। बैटमैन देन यू हैव गॉन टू द गैलोज, तुमसे कई गुना बेहतर आदमी है जो फांसी चढ़ गए। विद द करेज ऑफ डिस्पेयर, और इसी मायूसी से हिम्मत लेते हुए, आई टुक अ हीव, मैंने आखिरकार, आई टुक अ हीव, मैंने उस चीज़ को उठा फेंका। सैक ड्रॉप शीर, और वो बोरी जो थी, वो बैग जो था, ड्रॉप शीर, बिल्कुल सीधा पानी की तह की तरफ गया। आवाज स्प्लैश, एक धमाका खेज आवाज़ आई। देन साइलेंस फेल अगेन, दोबारा खामोशी छा गई। नो वन केम, कोई भी नहीं आया। आई टर्न्ड होम, मैं घर की जाना वापस मुड़ा। एंड एज आई वर्क आई थॉट अ लिटिल सैडली, और जब मैं वापस आ रहा था तो मैं थोड़ा मायूसी के साथ सोच रहा था। ऑफ ऑल द बुक्स, उन तमाम किताबों के बारे में, फॉलिंग ऑन टू द कोल्ड टॉरेंट होम, जो इस वक्त पानी के धारे के अंदर बह रही होंगी। सेटिंग स्लोली डाउन, आहिस्ता आहिस्ता से वो पानी की सतह पर नीचे जा रही होंगी। थ्रू द पिची डार्क, और पानी के घटा टोप अंधेरों के अंदर जा रही होंगी। एंड सबसाइडिंग एट लास्ट ऑन द ओज ऑफ द बॉटम, और बॉटम पेंदे के ओज, कीचड़ या दलदल के अंदर तहनशी हो रही होंगी। देयर टू लाइफ और नॉर, और ये किताबें अब इस कीचड़ के अंदर हमेशा पड़ी रहेंगी अकेले। एंड फॉरगॉटन, और इसको भुला दिया जाएगा। वाइल इज द अनकॉन्शियस वर्ल्ड ऑफ मैन वेंट ऑन, जबकि इंसानों की बेखबर दुनिया इसी तरह चलती रहेगी। हॉरिबल बैड बुक्स, खौफनाक किताबों, बुरी किताबों। पुअर इनोसेंट बुक्स, मासूम किताबों। यू आर लाइंग देयर स्टिल, तुम अभी भी उस तह के अंदर पड़ी होंगी। कवर्ड परहैप्स विद मड बाई दिस टाइम, और शायद अब तक तुम कीचड़ से लथपथ हो चुकी होंगी। विद ओनली अ स्ट्रे रैग ऑफ योर सैकिंग, और तुम्हारी किताबों को मुखातिब करके कह रहा है कि तुम्हारी जो बोरी का एक चीथड़ा है, स्टिकिंग आउट ऑफ द स्लाइम, शायद वो कीचड़ से बाहर निकला हुआ होगा, इनटू द ओपेक ब्राउन वाटर, और वो तैर रहा होगा पानी की बुरे रंग की पानी की लहरों के अंदर। ऑडिस टू डियाना, सोनेट्स टू एथिल, ड्रामाज ऑफ द लव ऑफ लांसलेट, स्टेंजाज ऑन द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ वेनिस, यू लाई देयर इन द लिविंग डेथ। ए तमाम किताबों, जो नाम लिए गए सारी बुक्स के नेम, तुम वहाँ अब अब्दी मौत पड़ी हुई हो। एंड योर फेट इज़ परहैप्स वर्स दैन यू डिज़र्व, और तुम्हारी किस्मत शायद उससे ज़्यादा बुरी निकली जितना कि तुम अच्छी किस्मत को डिज़र्व करती थी। इसके साथ ही लेसन जो वो उसकी रीडिंग कंप्लीट होती है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो सेकंड पार्ट के अंदर यूज़ किए गए वो भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स। वर्ड यूज़ किया गया इसके अंदर स्वैग। जो ट्रांसलेशन अभी हमने ट्रांसलेट किया उसके अंदर हमने देखा कि शायद वो पुलिस वाला या कुछ और लोग समझेंगे कि मैं जो उठा के ले जा रहा हूँ शायद इसके अंदर स्वैग है। इट मीन्स स्टोलन थिंग्स, चोरी शुदा चीज़ें। एंड सेकेंड वर्ड इज़ नेवरथलेस, ताहम। एंड सिनोनिम्स आर डिस्पाइट एंड येट। नंबर 3 डेलिबरेटली, जानते बूझते यानी दानिस्ता। इंटेंशनली आर पर्पसली। एंड नंबर 4 इज़ फर्टिव, इट मीन्स कोई चीज़ छुपी हुई, पोशीदा। सीक्रेट आर क्लैंडस्टाइन। एंड नंबर 5 हेयर इज़ इम्प्लीकेशंस, मेन पेचीदगियाँ यानी कि जिसको इजीली सॉल्व ना किया जा सके। हिडन मीनिंग्स, छुपे हुए मायने, आर कॉनोटेशन यानी वो चीज़ जो क्लियर ना हो, जो वाज़िया ना हो। एंड देन स्प्लैश, पानी की सतह के साथ जो चीज़ टकराती है, टकराने की जो आवाज़ आती है उसके लिए वर्ड के यूज़ करते हैं स्प्लैश। इट इज़ यूज फॉर नॉइस आर साउंड। एंड ग्रफ, ग्रफ कहते हैं भारी आवाज़ को, बधी आवाज़ को, यानी वो आवाज़ जिसको इंसान सुने तो इंसान परेशान हो जाए, उस आवाज़ को ग्रफ साउंड। रफ आर हॉर्स साउंड। एंड कोइल एंड एक्स, कवर आर ड्रॉबैक यानी पीछे हटना, वापस मुड़ना। एंड नंबर 9 एग्नी, पेन आर सफरिंग, दुख, तकलीफ, परेशानी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। देन कंटेम्प्टिबल, इसका मतलब होता है काबिल नफरत। एंड सिनोनिम्स आर हेटफुल आर डेस्पिकेबल। एंड देन गैलोज, फांसी का फंदा, फांसी वो जो तख्तेदार होता है जिसपे फांसी दी जाती है उसको बोलते हैं गैलोज। स्कैफोल्ड आर गिबट। एंड सबसाइड, सबसाइड का मतलब होता है तहनशी हो जाना, कोई चीज़ पानी में फेंकी और वो ऐसे से पानी की लेवल को क्रॉस करती है नीचे, वो बॉटम में चलेगी, अब वहाँ पर वो पड़ी हुई है पानी की बिल्कुल सतह के नीचे, तो उसको क्या बोलेंगे, सबसाइड करना, किसी चीज़ का सेटल होना।
एंड देन फॉरलॉर्न इज यूज फॉर अलोन और लोनली, अकेले के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। एंड देन एट द एंड लास्ट वर्ड फ्रॉम पेज पार्ट 2 ओपेक, इसका मतलब होता है अनक्लियर आर ऑब्स्क्योर। जैसे पानी जो बहता हुआ पानी होता है, आम जो दरियाओं का पानी होता है, नदी नालों का पानी जो होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, जबकि दरियाओं का पानी किस तरह का होता है, ओपेक। अनक्लियर आर ऑब्स्क्योर यानी जो गैर वाज़िया हो। और आप मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5 हियर इज व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक टू सोल्जर। बरतानवी लोगों की तरफ से सिपाहियों को किस किस्म की किताबें पेश की गई थी। पैराग्राफ 1 के अंदर ही हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को कि क्या नाम है, पहली जंग अज़ीम के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ओवर 2 मिलियन 20 लाख से ज़ायद किताबें आवाम की तरफ से भेजी गई थी सिपाहियों को। इनमें से व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स, किस तरह की किताबें थी। मोस्टली जो बुक्स थी वो ऑड थी, ऑर्डनरी बुक्स थी, और क्या नाम है, अनरीडेबल थी, जिसको रीड आउट ही नहीं किया जा सकता, इनडाइजेस्टेबल थी, यानी पेजेस फटे हुए थे, पुराने थे, पढ़ी जाने के काबिल नहीं थी, पुराने नंबर से, ओल्ड नंबर ऑफ एल्मनेक्स भी वर्ड आता है कि पुरानी जंतरियाँ, पुरानी किताबें जिनके पेजेस भी फटे हुए थे, वो वाली किताबें बरतानवी लोगों ने अब सिपाहियों को भेजी। वाज इट इंटरेस्ट ऑफ सोल्जर दैट प्रमोटेड देयर एक्शन और वाज इट द विश टू गेट रिड ऑफ द यूजलेस बुक। क्या लोगों ने वो किताबें जो थी वो खुशी से भेजी या लोग उन किताबों से छुटकारा पाना चाहते थे। तो असल में जो पुरानी किताबें भेजने का एक ही मकसद था कि जिनके पास जो अज़ाफ़ी किताबें पड़ी हुई थी, असल में वो उन किताबों से छुटकारा पाना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने एज अ गिफ्ट जो वो आर्मी को सेंड कर दी। वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड, बुरी किताबों को तलफ क्यों कर देना चाहिए। राइटर सबसे पहले तो कहते हैं कि बुरी किताबों को तलफ ज़रूर कर देना चाहिए। दूसरा, क्यों कर देना चाहिए, क्योंकि अगर बुरी किताबों को तलफ कर देंगे तो इसके क्या होगा, स्पेस वहाँ पे बन जाएगी, खाली जगह बन जाएगी और वहाँ पर नई किताबें हम लोग रख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर बुरी किताबों को तलफ नहीं करेंगे, पुरानी किताबों को, तो वो भी पढ़ी रहेंगी, तो बहुत ज़्यादा यानी किताबों के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि बाद में उसको छांटना, देखना कि कौन सी किताब कहाँ पड़ी हुई है, ये चीज़ है ना वो बड़ी हेडेक बन जाएगी। इस वजह से क्या नाम है, सॉर्ट आउट करना और उसको स्टोर करना, इन दो पर्पज़ के लिए हमें किताबें जो है वो तलफ कर देनी चाहिए। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स, किताबों को तलफ करना आसान क्यों नहीं है। राइटर कहते हैं कि किताबों को तलफ करने के लिए अगर जलाना आप चाहें तो अगर आपके पास बहुत सारी किताबें हैं तो जलाने के लिए चूल्हा दरकार है, और किताबों को खोले बगैर, पेजेस को ओपन किए बगैर उसको जलाना इंतहाई मुश्किल है। और दूसरे नंबर पे इनसे जान छुड़वाने के लिए और जो मेथड्स हैं, जैसे राइटर ने डिस्कस किया कि मैं इनको एक एक पेज करके जलाना चाहता था आतिशदान के अंदर, या पूरी किताब को मैं जला ही नहीं सकता था क्योंकि किताब को खोले बगैर, उनको सॉर्ट आउट किए बगैर, छांटे बगैर कि कौन से वाली किताब जलानी है, कौन से वाली यानी कि ज़ाया करनी है, कौन से वाली जो है वो रखनी है, ये प्रोसेस है ना एक तकलीफ दे प्रोसेस है। इसलिए राइटर कहता है कि इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स, किताबों को तलफ करना आसान नहीं है, यानी उसको सॉर्ट आउट करना कि कौन सी ख़त्म करनी कौन सी नहीं करनी, ये प्रोसेस है वो मुश्किल है। वाई कुड नॉट द ऑथर बर्न द अनवांटेड बुक्स, राइटर क्यों नहीं उनको ज़ाया कर सका जो गैर ज़रूरी किताबें थी। तो राइटर के पास किचन रेंज नहीं थी, इसकी वजह से राइटर कहता है कि मैं उनको एक एक करके जला भी नहीं सकता था किताबों को, और एक तरीका सिर्फ उसको जो सूझा वो ये था कि उसको बाहर फेंक दूँ। और हाउ डिड ही डिसाइड टू गेट रिड ऑफ देम, क्या फ़ैसला किया, उसने वही फ़ैसला किया जैसा अक्सर लोग बिल्ली के बच्चों के साथ, किटन्स के साथ करते हैं, कि वह उसको बोरी में बंद किया और दरियाबुर्द करने का फ़ैसला कर लिया उसने। डिस्क्राइब द ऑथर्स मिडनाइट वेंचर, मिडनाइट वेंचर बयान करें। किताबों को सॉर्ट आउट किया, जो यूजलेस बुक्स थी उनको साइड पे निकाला, एक बैग का इंतज़ाम किया, उसमें भरा, और भरने के बाद बैग उठाया, आधी रात को दरिया के किनारे पर पहुंचा और फाइनली डिसाइड करके उसको वहाँ पे उसने फेंक दिया। हाउ डिड ही मस्टर अप करेज एट लास्ट टू फ्लिंग देम इनटू द रिवर, हिम्मत कैसे इकट्ठी की। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, कंफ्यूज्ड माइंड था और सोच रहा था कि इसको जब मैं फेंकूंगा कोई मुझे फेंकते हुए देखेगा तो भी मेरे पकड़ सकता है, कोई फेंकने के बाद उसकी आवाज़ आएगी, उस आवाज़ सुन के भी कोई आ सकता है, मुझे पकड़ सकता है। फिर अपने आप को उसने हिम्मत दी कि देखो अगर तुमने आज ये काम ना किया, दोस्तों को तुम कहते हो कि मैं बड़ा फैसला करने वाला हूँ और मैं बड़ा यानी कि रेजोल्यूट बंदा हूँ, तो अगर आज तुम ये ना कर सके तो ज़िंदगी में कभी भी तुम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकोगे। हिम्मत इकट्ठी की और ये भी सोचा कि चाहे इसके लिए मुझे सज़ा ही क्यों ना हो जाए, फांसी ही क्यों ना हो जाए, आज ये काम करके ही छोड़ूंगा। अपनी वो मायूसी से हिम्मत इकट्ठी करते हुए उसने फाइनली डिसाइड किया और उसको फेंक दिया। एंड डिड ही कम टू हैव अ फीलिंग फॉर दोज बुक्स वंस ही हैड गॉट रिड ऑफ देम, जब उसने एक दफ़ा वो किताबें फेंक दी तो क्या उसके बाद उन किताबों के बारे में उसके दिल में कोई शक पैदा हुआ, रहम पैदा हुआ। बिल्कुल फेंकने के फ़ौरन बाद जब वो घर जा रहा था तो उसने उसके बारे में बड़ा काबिल रहम और तरस महसूस किया उन किताबों के बारे में, और उनके बारे में सोचा, और बल्कि उसने मोनोलॉग किया कि किताबों तुम अभी भी वहाँ पे कीचड़ के अंदर लथपथ कीचड़ से पड़ी होंगी। और लास्ट लाइन जो हमने डिस्कस की थी लेसन की, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी, क्या नाम है कि
परहैप्स योर फेट इज़ वर्स दैन यू डिज़र्व, कि शायद तुम्हारी किस्मत उससे ज़्यादा बुरी निकली जितनी कि तुम अच्छी किस्मत को डिज़र्व करती थी। इसके साथ ही एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट है और मूव करेंगे हम अपना ग्रामर पोर्शन दैट इज़ इडियोमेटिक फ्रेजेस, और आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम 131 टू 140 इडियोमेटिक फ्रेजेस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। ब्रेक वंस लास्ट मरना, माई फ्रेंड ब्रीथ्ड हिज लास्ट इन द हॉस्पिटल, मेरा दोस्त जो था वो हॉस्पिटल के अंदर फौत हो गया। ब्रीफली स्पीकिंग मुख्तसरन, ब्रीफली स्पीकिंग इस्लाम इज़ द कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ, मुख्तसरन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नंबर 3 ब्रिंग डाउन होम, बहुत ज़्यादा दाद पाना, ही ब्रॉड डाउन द हाउस एज अ पोएट, उसने शायर होने के नाते बहुत ज़्यादा दाद वसूल की, तारीफ़ वसूल की। ब्रिंग होम जहन नशीन करना, टीचर ब्रॉड होम द पॉइंट टू द स्टूडेंट, टीचर ने पॉइंट जो था जो वो तालिब इल्मों को वाज़िया किया, जहन नशीन करवाया। बर्निंग समवन, ब्रिंग समवन राउंड, होश में लाना, द डॉक्टर ब्रॉड द पेशेंट अराउंड, डॉक्टर जो था उसने मरीज़ को होश में लेके आया। ब्रिंग टू बुक, सज़ा को पहुंचाना, यू विल बी ब्रॉड टू बुक फॉर योर मिस्टेक्स, आपको आपकी गलतियों की वजह से सज़ा मिलेगी। ब्रिंग टू लाइट, जाहिर करना, ऑल द फैक्ट्स हैव बिन ब्रॉड टू लाइट, तमाम जो हकाइक थे वो जाहिर कर दिए गए। ब्रोकन हेल्थ, ख़राब सेहत, कायद आज़म वर्क हार्ड इन स्पाइट ऑफ इस ब्रोकन हेल्थ, ख़राबी सेहत के बावजूद कायद आज़म ने मेहनत की। ब्रोकन रीड, बेकार सहारा, ऑल इज़ फ्रेंड्स प्रूव्ड अ ब्रोकन रीड इन इज टाइम ऑफ ट्रबल, मुश्किल के वक्त तमाम दोस्त जो थे वो बेकार निकले। एंड लास्ट इडियोमेटिक फ्रेज फ्रॉम दिस सेक्शन, ब्राउन स्टडी, गहरी सोच, फिलासफर इज़ ऑफन सीन इन ब्राउन स्टडी, फिलासफर लोग अक्सर गहरी सोच के अंदर पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।